हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। देखिए, हम एंशियंट इंडिया कर चुके हैं और ये सीरीज़ हमारी है पूरी एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया तक। ठीक है। हम पिछले वीडियो में हम 7 पार्ट कर चुके हैं पिछले। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो अभी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से एंशियंट इंडिया को कवर करा है। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से। ठीक है। हम भारत और विश्व का इतिहास कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या फिर किसी भी चीज़ के लिए, आपके लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए, बेसिकली हिस्ट्री इंपॉर्टेंस रखता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रखता है और मिडिवल का भी रोल होता है। ठीक है। आज हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कन्नौज के गढ़वाल से। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन से वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे? जो कन्नौज के गढ़वाल था उसके। ठीक है। इसके चंद्रदेव थे, जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी वाराणसी को बनाया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी वाराणसी को बनाया, तो वह कौन थे? चंद्रदेव। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। ठीक है। जिसने सोने के सिक्के जारी किए और उसने विविध विद्या वाचस्पति की उपाधि धारण की। तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वाचस्पति। अगर आपसे पूछा जाए कि वाचस्पति की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप बता सकते हैं किसने? गोविंद चंद्र ने। ठीक है। उसका मंत्री लक्ष्मीधर। उसका मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। उसने क्या किया? लक्ष्मीधर ने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक कल्पद्रुम की रचना की। तो कल्पद्रुम की रचना किसने की? लक्ष्मीधर ने। और लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। ठीक है। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र हुआ, जिसने चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध किया। ठीक है। वह मोहम्मद गोरी द्वारा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मारा गया। ठीक है। नेक्स्ट है परम द्विदेव शासनकाल कालिंजर तथा महोबा के शासक थे। ठीक है। इन्हें राजा परमाल भी कहा जाता था। ठीक है। और जागनिक इन्हीं के दरबारी कवि भी थे, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। परमाल रासों ने राजा परमाल के यश और वीरता, किसका? यश और वीरता का वर्णन किसमें? वीर गाथात्मक रासो काव्य शैली में किया है। वर्तमान समय में इसके उपलब्ध हिस्से औलखंड में राजा परमाल के ही 2 दरबारी वीरों की वीरता का वर्णन मिलता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास महोबा के राजा परम द्विदेव व परमाल। देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है। वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हम तो कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप सिर्फ सुन लीजिए इसको। महोबा के राजा परम द्विदेव या परमाल का नाम समस्त उत्तर भारत में विख्यात था। पूरे उत्तर भारत में था इनका नाम। ठीक है। सन 1165 के लगभग सिंहासन पर बैठने के समय इसकी उम्र अधिक नहीं रही होगी, किंतु इसने राज्य को अच्छी तरह संभाला। इसकी 2 प्रतिद्वंदी थी, एक तो काशी और एक कन्नौज के राजा। कन्नौज के राजा जयचंद्र गढ़वाल और दूसरा दिल्ली तथा अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान इसके प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। देखिए, परमदेव ने जयचंद्र से मित्रता की और पृथ्वीराज से संघर्ष कर लिया। ठीक है। पृथ्वीराज रासो तथा आलाखंड के वर्णनों से यह निश्चित है कि चौहानों और चंदेलों का यह संघर्ष कुछ वर्षों तक चलता रहा और इसमें दोनों पक्षों का ही पर्याप्त हानि हुई। ठीक है। परमदेव के मुख्य सामंतों में से बनाफर बंधु उदल और मलखान मारे गए। ठीक है। कौन कौन मारे गए? बनाफर बंधु उदल और मलखान मारे गए और चंदेल राज्य के बहुत से भाग पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया।
शिलालेखों से इन घटनाओं पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, किंतु मदनपुर के शिलालेख, कहाँ के? मदनपुर के शिलालेखों से इतना निश्चित है कि पृथ्वीराज ने महोबे के आसपास के प्रदेश को सन 1182 में बुरी तरह से लूटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रमिदिर की हार इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि कुछ कवियों ने तो यह तक कह डाला कि परमिदेव ने मुंह में घास लेकर पृथ्वीराज से अपने प्राण बचाए। ठीक है, किंतु एक आफत टली तो दूसरी आई। सन 1192 में चौहान राज्य और सन 1194 में गढ़वाल राज्य का मोहम्मद गौरी ने अंत कर दिया। ठीक है, और भारत में कुतुबुद्दीन को अपना प्रतिनिधित्व बनाया। ठीक है, सन 1212 में कुतुबुद्दीन ने कई अमीरों का साथ लेकर कालिंजर पर आक्रमण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कालिंजर पर आक्रमण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, परमदिरदेव ने कुछ समय तक घेरे में रहते हुए युद्ध किया, किंतु अंत में उसने अपनी पराजय स्वीकार की और कर रूप में बहुत से हाथी तथा घोड़े कुतुबुद्दीन को देने की बात तय हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन को कर के रूप में हाथी और घोड़े देने के लिए कौन सा राजा तैयार हुआ था, तो कौन सा हुआ था? परमदिरदेव। ठीक है, भाग्यवश इसी समय परमदिरदेव की मृत्यु हो गई। इसके प्राधान्यमात्य ने कुछ समय तक मुसलमानों का और सामना किया, किंतु दुर्ग में पानी की कमी पड़ने पर उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और उसके बाद परमदिरदेव शिव का भक्त और अच्छा कवि था। संभवतः वह अच्छा राजनीतिज्ञ रहा होगा, किंतु यदि हम परंपरागत कथाओं पर विश्वास करें तो यह कहना पड़ेगा कि साहस की कमी उसका मुख्य दोष था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है चाहमान वंश और शाकंभरी के चौहान। देखिए, वसुदेव चहमान वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय इस वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने आशापुरी देवी का मंदिर दीर्घ कक्ष में असम में बनवाया। ठीक है, आशापुरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं असम में स्थित है। पृथ्वीराज तृतीय वंश का द्वितीय शक्तिशाली शासक था, और जो पृथ्वीराज तृतीय थे वह द्वितीय शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, मुस्लिम लेखकों ने इसे राय पिथौड़ा के नाम से भी पुकारा है। ठीक है, उसने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया। 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। अगर आपसे को पूछा जाए 1191 में मोहम्मद गौरी ने किस पे आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर दिया। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर दिया। ठीक है, और इसी युद्ध को तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर पुनः आक्रमण किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तथा दिल्ली की और अजमेर की जीत। उसके बाद अरबों के बाद भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। ठीक है, तुर्क मूलतः तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, देखिए तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और रूस के विभिन्न कबीलों में निवासी थे। ठीक है, उनका उद्भव मध्य एशिया में हुआ। तुर्क, तुरानी, उज़्बेक और तुर्कमान एक दूसरे के पड़ोसी कबीले थे। ठीक है, तुर्क, तुरानी, उज़्बेक और तुर्कमान एक दूसरे के पड़ोसी कबीले थे। वे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन के सिकियांग प्रांत और अफगानिस्तान के बल्क इलाकों में निवास करते थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में अरबों द्वारा मध्य एशिया पर विजय कर लेने के बाद तुर्कों ने इस्लाम अपना लिया। इसके बाद तुर्क समूच अरब में फैल गए। आज के तुर्क की स्थापना तुर्कों ने ही की। ठीक है, बहुत ही से तुर्कों ने खलीफा की अधीनता नाम मात्र के लिए
कबूल की और खुद शासक बन बैठे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भी ऐसा ही शासक था। गजनवी राजवंश एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था जिसने 1975 ईस्वी में 1100 से 1186 ईस्वी के काल में अधिकांश ईरान, आमूपार क्षेत्रों और उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ठीक है, इसकी स्थापना सबुक-तिगिन ने तब की थी जब उसे अपने ससुर अल्प-तिगिनी की मृत्यु पर गजना, जैसे बोलते हैं आधुनिक गजनी प्रांत, का राज मिला था। ठीक है, अल्प-तिगिन स्वयं कभी खुरासान के सामानी साम्राज्य का सिपह सालार हुआ करता था जिसने अपनी अलग अलग रियासत कायम कर ली थी। गजनवी मूलतः ईरान में रहने वाले थे परंतु तुर्क क्षेत्र में रहने के कारण तुर्क कहलाए। ठीक है, अल्पतकीन के बाद उसका दामाद सप्तुगीन उसका उत्तराधिकारी बना और सप्तुगीन ने 990 ईस्वी में हिंदूशाही राजवंश, जिसे बेसिकली शासन पाकिस्तान में इलाहाबाद से सरहिंद और कश्मीर से मुल्तान तक का फैला हुआ था। ठीक है, उस पर आक्रमण किया और उसके राज्य क्षेत्र को गजनवी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, सबुक्तगीन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करके गजनी की गद्दी पर बैठा और वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, सो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और उसने सबसे महत्वपूर्ण हमला सोमनाथ 1025 ईस्वी में। फिर इसके बाद द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी। वह गौर प्रांत का सुल्तान था। 1191 में उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से तराइन का युद्ध किया था और इससे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं 1191 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और अगले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। इसी मैदान पर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी और गौर प्रांत वापस लौट गया, परंतु वह विजित क्षेत्रों पर शासन करने के लिए सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया। उसके बाद आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अल-बरूनी। देखिए, अल-बरूनी कौन थे? मोहम्मद गजनवी के ख्वारिज़म शाह को हराकर अल-बरूनी को प्राप्त किया। ठीक है, सो मोहम्मद गजनवी ने किनको हराया था? ख्वारिज़म शाह को। उनको हराने से इनको कौन मिले? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी महमूद के शासक थे। कहाँ के थे? महमूद के शासक। 1018 ईस्वी में भारत आया था ये। तत्कालीन भारत के बारे में इसने अपनी रचना किताब उल हिंद में विशद वर्णन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल-बरूनी द्वारा। ठीक है, किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म दर्शन त्योहार, देखिए किताब उल हिंद में क्या क्या बताया गया है? धर्म दर्शन त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भारतोल मापन विधियाँ आदि 80 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, अपने वर्णनों में उसने भगवद गीता, वेद पुराण, पतंजलि के ग्रंथ मनुस्मृति को भी उल्लेख किया है। भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए अल-बरूनी ने संस्कृत सीखी और पुराणों का उद्धत्व किया। साथ ही उसने ब्रह्म सिद्धांत, बृहद संहिता, संख्या और योग दर्शन पर भी अध्ययन किया। उसने मोहम्मद गजनवी के जीवन पर आधारित तारीख-ए-यामी की भी रचना की। उसके बाद देखिए, इक्ता व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने अपने सल्तनत के छोटे छोटे भू राजस्व इकाइयों में बांट दिया। प्रत्येक इकाई को इक्ता के नाम से जानते थे। देखिए, बेसिकली मुखिया को इक्तादार या भुक्ति या वाली के नाम से जाने जाते थे। इक्ता हस्तांतरणीय होती थी। उसे अपने प्रशासनिक सहायता हेतु उसने 40 तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे तुर्क चहलगामी या चालीसा के नाम से जानते थे।
इसने चांदी के सिक्के तथा तांबा के सिक्के नामक 2 सिक्के जारी किए। कुतुब मीनार, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में पड़ गई थी, परंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वह कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण नहीं कर पाया। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया और इल्तुतमिश की 6 संतानें थीं। कौन कौन सी थी? नसरुद्दीन मोहम्मद, साजिया बेगम, रजिया सुल्तान, यासिर, मुइजुद्दीन बहराम और रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसे महरौली में कुतुब मीनार के निकट दफनाया गया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद 1129 में बीमारी के कारण मर गया। उसके सभी बेटों में वही योग्य था। जब इल्तुतमिश बीमार पड़ा तो उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार के तुर्क सरदारों ने महिला शासक के अधीन काम करने से मना कर दिया और उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन 6 माह के भीतर ही रजिया सुल्तान ने अपनी ताकत से रुकनुद्दीन को हटाकर क्या कर लिया? गद्दी पर कब्जा कर लिया और 1240 में तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान को मरवा डाला तथा उसके स्थान पर उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम को सुल्तान बना दिया। बहराम ने 2 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बेटे अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 में इसे गद्दी से हटाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसने 1246 तक शासन किया। इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद के बेटे नसरुद्दीन फिरोज शाह, इसने स्वयं को नसरुद्दीन कहा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम रजिया सुल्तान पे। तो देखिए, रजिया इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। कहाँ की सुल्तान थी ये? दिल्ली सल्तनत की। रजिया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह ही सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया को उसके पिता शम्स उद दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था और इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई और उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प का अभाव मुसलमानों को एक महिला का शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। बेसिकली इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश से। ठीक है, जिसकी टाइम पीरियड था 1290 से 1320 के बीच। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज़ में बने रहिए, अगली वीडियो का वेट करिए। ठीक है।